अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 21 जनवरी 2025। अदालत उज़्मा में इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आज एक 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस करके कल पेश होने का हुक्म दिया। तो अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो विराजमान हैं, उन्होंने एक एलामिये के जरिए बताया कि उन्होंने वो एडिशनल रजिस्ट्रार ओहदे से हटा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह अब करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की ये कार्रवाई थी उनको तो ओहदे से हटाकर केस को बेबुनियाद करने की कोशिश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, इख्तियारात का ये जंग और हर गुजरते दिन के साथ तकसीम जो बढ़ रही है, इसकी सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकती है, कल के दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या करना है, मैं और वसीम मलिक FCR की इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मुकदमा टेकअप किया जो कि तौहीन अदालत का मुकदमा था, और वो मुकदमा बेसिकली अगर हम उसकी बुनियाद देखें तो वो एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास जो कि जुडिशल साइड के रजिस्ट्रार हैं, उनके खिलाफ वो मुकदमा थे। अब उनको थे बनाने के पीछे भी कहीं ना कहीं रीजनिंग मुझे यही लग रही है, लेकिन आज की समात में क्या हुआ थोड़ा सा वो सामने रख के हम अभी तक जो हुआ उसके कंटेक्स्ट में चले तो आई थिंक ज़्यादा आसानी हो जाएगी बताने में कि हो क्या रहा है और इस सब की बुनियाद क्या है। आज जो हुआ ना, अगर मैं उसे आम फहम अल्फाज में बताऊं तो जस्टिस मंसूर अली शाह का खौफ जो है वो अब गालबन सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है और जो उस सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं वो पैनिक, वो घबराहट में लिए जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा कुछ नहीं होना। अब यानी आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी पैनिक हो गए हैं? वो इस वजह से कि एक ब्रूट मेजॉरिटी के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के ज़रिए जब 26वीं आइनी तरमीम की गई और जिसका हक था आइन पाकिस्तान के मुताबिक अख्तियारात की तकसीम हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, उसको पामाल करके एक 26वीं आइनी तरमीम की गई और फिर उसके नतीजे में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। तो जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने सिर्फ अख्तियार समाज से मुतालिक सवाल उठाया, अभी उन्होंने ये भी फैसला नहीं किया था, हमें यहाँ से क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये मुकदमा सुनूंगा या मैं आइनी बेंच की आइनी हैसियत जान सकता हूँ, और क्या पता वो आइनी बेंच ही को भेज देते। एग्जैक्टली। अभी सिर्फ उन्होंने एक सवाल उठाया और उस सवाल उठाने के उस घबराहट में 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में 2 इजलास होते हैं कमेटियों के, बंद कमरा इजलास की कहानी बाहर नहीं आती, और आज के रोज जब ये बेंच उन इजलास के फैसले मंगवाता है तो कहा जाता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, खुदारा इसे पब्लिक डोमेन में मत लाएं, और उसके बाद 2 मरतबा बेंच तब्दील कर दिया जाता है, और फिर आज आकर कोशिश पूरी की गई, रुकावटें, रोड़े अटकाए गए जस्टिस मंसूर अली शाह की रास्ते में कि वो किसी तरह भी सवाल के करीब तर भी ना गुजरें। क्यों? जब आप लीगल हैसियत में बैठे होते हो ना, जब आपकी इखलाकी बर्तरी होती है, जब आप आईनी और कानूनी हैसियत से बैठे होते हो, तो फिर मुखालिफ आपका कुछ भी करता रहे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। अब जस्टिस मंसूर अली शाह सुकून से बैठकर एक मुकदमा सुन रहे हैं और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह की जो नींदें हैं वो हराम हो चुकी हैं, उनकी जो दौड़ें हैं वो लग चुकी हैं, मगर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को बली का बकरा बनाना, कुर्बानी का बकरा बनाना भी काम नहीं आएगा। वजह मैं आपको बता देता हूं। आज के रोज बेंच ने 3 सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि क्या तौहीन अदालत के मुकदमे में कमेटी के फैसलों को जांचा जा सकता है, यानी वो 17 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के उस फैसले की बात कर रहे थे जिस कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में इस बेंच से यह मुकदमा वापस लिया, और फिर वो दूसरी कमेटी आईनी कमेटी को भेजा, और 17 जनवरी को ही आईनी कमेटी ने बैठकर ये फैसला किया कि ये मुकदमा 27 जनवरी को हम सुनेंगे। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि क्या इंतज़ामी फैसले को अदालती फैसले यानी कि जुडिशल आर्डर पर फोकियत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। माजी के नज़ायर हों, कानून हो, आइन हो, वो इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। वो अदालत में आज डिस्कस भी हुआ, आगे चलकर भी हम बताते हैं। तीसरा सवाल ये था कि ठीक है कोई जुडिशल आर्डर भी नहीं हो, लेकिन एक पार्ट हेड मुकदमा है, आप उस मुकदमे को एक बेंच से वापस ले सकते हैं। तो इन 3 सवालों के जवाब एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को हटाने से नहीं मिलते। इन 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। समाअत कल के रोज है। और 2 अदालती मुआवनीन आज मुकर्रर किए गए हैं, एक मुनीर मलिक और दूसरे सीनियर एडवोकेट हामिद खान जो कि इस वक्त सेनेटर भी हैं। तो आज की समाअत को कहीं ना कहीं एक जमात के साथ भी लिंक किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा
जो समाअत थी उसका जायजा लेना भी जरूरी है। एक तो समाअत से कबल यानी गुज़िश्ता रोज अचानक से जस्टिस याह्या खान आफरीदी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है, लेकिन वो रुखसत पर चले जाते हैं और उनकी छुट्टी की वजह से ऐन वक्त पर जस्टिस आयशा ए मलिक को बेंच से हटा करके एक दूसरे बेंच की सरबराही सौंप दी जाती है। और अब जो वो बेंच जो कि तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत कर रहा था, वो 3 से सुकड़ कर 2 रुकनी बेंच रह जाता है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी बैठकर समाअत शुरू करते हैं। और सबसे पहले सुबह 9:30 बजे इसी मुकदमे को टेकअप किया जाता है और सवाल होता है वहां पर कि कहाँ है एडिशनल रजिस्ट्रार। तो बताया जाता है कि वो एक तिब्बी वजूहात की वजह से छुट्टी पर है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान खुद जो है वो रोस्टम पर आते हैं और आकर वो बताते हैं कि ये गलती से मुकदमा आपके सामने आ गया था। अदालत कहती है ठीक है, गलती हो गई या गलती की गई ये एक अलग सवाल है, मगर ये गलती हो जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तरफ जुडिशल ऑर्डर है जो कि मुल्क की सबसे आला अदालत का है और दूसरी जानिब उसी अदालत के अंदर कायम एक कमेटी जो कि इंतज़ामी साइड पर है, वो है क्या इंतज़ामी साइड पर उस जुडिशल ऑर्डर को निगेट किया जा सकता है। इस बात पर मुआवनत के लिए रजिस्ट्रार साहब के पास तो ज़्यादा जवाब नहीं था और वो उस वक्त भी कह रहे थे कि नज़र अब्बास जिनको अब हटा दिया गया है जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल होते थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो आकर जवाब देंगे। और फिर जो वकील सलाहुद्दीन अहमद हैं जो कि कस्टम एक्ट के मुकदमे में फरीकैन में से एक थे, उन्होंने आकर अदालत को असिस्ट किया और उन्होंने अदालत को बताया मुख्तलिफ मुकदमात के बारे में, क्योंकि मामूल के मुताबिक वसीम हुआ ये करता है कि जब तौहीन अदालत के मुकदमात इनिशिएट होते हैं ना, तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई एक बंदा, अटॉर्नी जनरल तो आपको पता आजकल बड़े मसरूफ़ है तरक्याती कामों में सड़कें वड़कें नाप रहे, मगर उनके ऑफिस से कोई ना कोई बंदा ज़रूर वहाँ मौजूद होता है। तो आज वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसे में सलाहुद्दीन अहमद जो कि मुकदमे में फरीक है और गुज़िश्ता रोज़ ही उन्होंने निशानदेही की थी कि मुकदमा मुकर्रर नहीं किया गया, उनको बुलाया गया और उन्होंने आकर मुतअद्दिद फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे। शुरू किया असद अली केस से जो कि 1998 का है। फिर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साल 2019 की PLD में छपे जस्टिस साकिब निसार के टाइम का एक केस था जिसमें काजी फैज़ ईसा और साकिब निसार के दरमियान पेशावर की रजिस्ट्री में कोई बेंच के दौरान आपस में बात तल्ख कलामी हो गई थी, तो बेंच उठकर गया और जब वापस आए, जस्टिस मंसूर अली शाह भी साथ थे, वापस आए तो उन्होंने काजी फैज़ ईसा को वापस अपने साथ नहीं लाया था जस्टिस साकिब निसार ने। फिर उस पर वसीम बाकायदा हुक्मनामा जो फैसला आया था, जो रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के अपने अल्फाज हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक बेंच बैठकर किसी मुकदमे को सुन रहा हो तो जुडिशल साइड पे आप उन जजेस को नहीं हटा सकते अनटिल और अनलेस कोई एक जज उनमें से खुद माजरत ना कर ले। और ये क्यों इतना माजी में जाती हैं? देखिए, वैसे तो माजी के मुतादिद ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के भी ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें ये चीज़ जो है वो तय कर दी गई है। और दूसरा केस में अख्तियार समाअत से मुतालिक भी केस है और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले हैं। मगर अगेन सवाल ये है, माजी करीब में जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियन वाइट केस था। अगर आप हाई कोर्ट को छोड़ भी दे, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में रहे वसीम, तो हाल अभी कुछ अर्सा पहले ही जब काजी फैज़ ईसा को मुकदमात सुनने से मना किया गया था तो सेम तरीक़ेकार हुआ था। एक सर्कुलर आया था और उस सर्कुलर के जरिए उनके जुडिशल ऑर्डर को निगेट किया गया था, तो फिर बिठाना पड़ा था उस पर बेंच बिठाकर उस ऑर्डर को सेटिसाइड करने की ज़रूरत पड़ी थी जब वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के रास्ते में हायल हो रहा था। तो ये सब कुछ अभी माजी करीब में होता रहा है और ये बात तय है, ये सेटल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी बेंच की जानिब से आए हुए जुडिशल ऑर्डर जो कि फैसला है, हुक्मनामा है, उसको इंतज़ामी सतह पर किसी भी ऑर्डर से निगेट किया नहीं जा सकता। तो अब इन बुनियादी, ये तो वसीम आज का लुबे लुबाब हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि अगर इसी तरह से आप बेंचेस तब्दील कर देंगे, ले लेंगे मुकदमात, तो अदलिया की आज़ादी कहाँ जाएगी? बात नहीं है, बात अब फुल कोर्ट जाने लगी है, क्योंकि ये कहा गया ना, बताया गया कि इस तरह माजी में हो चुका है, फुल कोर्ट की तरफ जाने लगी है। और अगर बात फुल कोर्ट में जाती है तो 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल 26वीं आईनी तरमीम के ही विक्टिम जस्टिस मंसूर अली शाह के हाथ में आ सकता है। और इस वक्त सलाहुद्दीन ने जो वकील है उन्होंने आज के रोज़ कहा, उन्होंने कहा कि देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस ही किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं। किसी से आपने वो जो एक दायरा कार था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दायरा अख्तियार वो था, ले लिया, किसी से छीन लिया और किसी को दिया नहीं, किसी से छीन लिया और अपनी मर्जी के कुछ सिलेक्ट करके उनके पास रहने दिया कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
تو یہ جو پھر آپسی جنگ ہے، آپسی چپکلش ہے، تو وہ ایک بہترین اس کا طریقہ ہے کہ فل کورٹ بیٹھے، اور ماضی میں کتنی آئینی ترامیم ہوئی ہیں، تمام آئینی ترامیم کے اوپر فل کورٹ نے بیٹھ کر اس کی آئینی حیثیت کو جانچا ہے. مطلب یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک ایسی ترمیم جس کے بینیفیشری جو ہیں وہ بیٹھ کر اس کی لیگل حیثیت کو اگر جانچیں گے تو پھر وہ اس کا کیا فیصلہ دیں گے؟ وہی بات ہے نا کہ ایک جج اپنے ہی کیس پہ خود جج نہیں ہو سکتا، اس کی کیا اخلاقی برتری ہوگی. مگر یہاں پر سوال ایک اور ہے، یہ معاملہ فل کورٹ کی طرف تو جاتا دکھائی دے بھی سکتا ہے کیونکہ کل کے روز سماعت ہوگی. جسٹس بہرحال 26ویں ترمیم میں یہ رولا پڑنا ہے اور کہیں نہ کہیں فل کورٹ کی طرف چیزیں لے جانے کی کوشش ہوگی. اب لیٹس سی جسٹس منصور علی شاہ اگر اس حد تک گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ، میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا کہ میں یہ معاملہ کسی لاجیکل اینڈ کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں اور اس معاملے کو جانا ہوگا. ورنہ جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہم چیخ کر ایک بات بتاتے رہے کہ دیکھیے اس میں کیا ہوگا، آپس کی چپکلش اور جنگ اور اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ بڑھے گی. ایک مقدمہ ایسا ہوگا کہ جس میں ریگولر بینچ چاہے گا میں سنوں، آئینی بینچ چاہے گا میں سنوں. اب یہ مثال آپ کے سامنے ہے، 27 کو آئینی بینچ نے رکھ دیا اور ریگولر بینچ یہ آ رہا ہے کہ ہم سنیں گے. اور وسیم انتہائی سادہ زبان میں جب 26ویں ترمیم یہ لا بھی رہے تھے اور لا بھی چکے تھے، ہم نے متعدد بار یہ بات کی کہ آپ عدلیہ کے اندر اس طرح کی ترمیم لے آئے ہیں زیر التوا مقدمات کے بوجھ کو بنیاد بنا کر کہ جس سے آپ آئینی بینچ کے اوپر ایکولی اتنا ہی بوجھ ڈال رہے ہیں. آج صلاح الدین احمد نے بھی یہ بات کی وسیم، انہوں نے کہا رینٹل کیسز بھی اگر آپ ریگولر بینچ کے سامنے لگاتے ہیں، وہاں کوئی جائیداد کے حق کا جو بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے اس کو جو ہے وہ انووک کر دیتا ہے، تو کیا وہ مقدمہ وہاں سے نکل کر آئینی بینچ کے سامنے جائے گا؟ تو باقی بینچز کیا کریں گے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک وقت میں یہ بھی کہا، انہوں نے کہا بینچ بیچارہ بیٹھا ہے، مقدمات بینچ بیچارے کے پاس سننے کے لیے اپنے بینچ کی طرف اشارہ کرے گا کہ ہیں ہی کوئی نہیں. تو یہ سچویشن، یہ انوملی سپریم کورٹ میں کریٹ کی گئی ہے وسیم جان بوجھ کے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہی کھیلی ہے لیکن اس کا خاصا ہے. وہ جب آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عدلیہ کنٹرول میں ہو. 1998 میں 97 میں کس کی حکومت تھی؟ لیکن نہیں، یہاں پر بات ایک بات اور ہے جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت ایڈریس کرنا چاہیے. اس میں پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے، سارے معاملے کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہمارے کچھ بہت سارے صحافی ہیں، انہوں نے اس حد تک اس میں آ کر ایک، میں یہ کہوں گا کہ منظم اور غلیظ ترین کیمپین کی ہے ججز کے خلاف، جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف، تو ایک عرصے سے چل رہی ہے. جسٹس عائشہ ملک ہوں، دیگر ججز ہوں، جو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اگر کوئی مقدمہ ایسا ہے عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہے اس پر کوئی بھی اقدام ہو تو وہ زیر عتاب آ جاتے ہیں. اب اس سارے معاملے کو پاکستان تحریک انصاف سے جوڑا جا رہا ہے. کیا یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے بیٹھ کر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ دیا ہے؟ بنیادی اور انتہائی سادہ سا سوال ہے، عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم. مجھے ایک بات بتائیے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کتنی اختیارات کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے، کتنا ہی ٹرائیکاٹومی آف پاور جو ہے وہ واپس بچا ہے اس ملک میں؟ یعنی عدلیہ، آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں، چیف جسٹس کون لگائے گا؟ حکومت وقت، جو کہ ماتحت ہے اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے. آئینی بینچ، ہاں جی، آئینی بینچ کون طے کرے گا کہ فلاں ججز ہمارے کیس سنیں گے؟ اب آئینی مقدمات میں حکومت فریق ہوتی ہے اور فریق یہ چاہ رہا ہے کہ میرے مقدمات فلاں جج نہیں فلاں جج سنے گا. اور وسیم یہ جو مدعا، یہ جو کنٹروورسی سپریم کورٹ میں اٹھی ہے، یہ بھی اسی فریق کے اعتراض سے اٹھی ہے. جو اپیل تھی کسٹم ایکٹ سے متعلق وہ حکومتی تھی، حکومت نے آ کے کہا بھئی آپ نہیں سن سکتے، وہاں سے ہی تو یہ سارا مدعا اور رائز دوسری بات مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ پھر آپ ججز کا جو اوتھ ہے اس کو بھی امینڈ کر دیں نا. ججز اپنے اوتھ میں 26ویں ترمیم میں آپ ججز کو اوتھ بھی امینڈ کر دیتے. آپ کہتے ہیں کہ جو ریگولر بینچ میں بیٹھنے والے ججز ہیں ان کا اوتھ یہ ہوگا کہ یہ آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے، آئین کو اس کو حلف نہیں اٹھائیں گے. ورنہ سپریم کورٹ کا ہر جج وہ حلف لیتے وقت کہتا ہے کہ میں آئین کے تحفظ کی قسم کھاتا ہوں، میں آئین کا تحفظ کروں گا. تو پھر سپریم کورٹ سے اختیار سماعت چھین لینا اور اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا کر اس کے پاس رہنے دینا، یہ عدلیہ کی آزادی اور آئین پاکستان کے اوپر حملہ نہیں ہے. اور اگر ہے تو اس میں 3 ججز 2 ججز بیٹھ کر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں تو اس کو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ وسیم ایک تو سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور پھر ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ آپ نے 26ویں ترمیم جس بھی طریقے سے کی، آپ نے اتنی جلد بازی میں کی، آپ اتنے بزی تھے نمبر گیم پوری کرنے میں، آپ اتنے بزی تھے لوگوں کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے میں، ان کے بچوں کو اغوا کرنے میں، کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن تو وہی ہے. سپریم کورٹ کا مطلب
मतलब चीफ जस्टिस और तमाम जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के जजेस नहीं है। और यही वो फर्क है और यही वो पावर है जो ड्राइव करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह इस मुकदमे की समाअत करें। मगर वसीम, अब से कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज सामने आई। नहीं, उस प्रेस रिलीज से पहले मैं सिर्फ एक और बात करना चाहूँगा। देखिए, आज कहा गया कि ये कोरम नॉन जुडिस केस है, ये मुकदमा बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ये किस तरह से समाअत कर रहे हैं और किस तरह से इख्तियार नहीं है इस मुकदमे की समाअत करने का, क्योंकि ये मुकदमा उनके सामने मुकर्रर नहीं है। तौहीन अदालत का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था, आज था ना, था। उसके लिए भी हाल दो के बेंच में तब्दीली की गई। जस्टिस आयशा मलिक जो कि कल के रोज उन्हें साइड पे कर दिया गया और 2 रुकनी बेंच के सामने ये मुकदमा तौहीन अदालत का लगा दिया गया। तौहीन अदालत किस मकसद के लिए लगाई गई थी या इनिशिएट क्यों की थी? क्योंकि जुडिशल ऑर्डर की नेगेशन हुई थी। जुडिशल ऑर्डर क्या था? जुडिशल ऑर्डर ये था कि जो ये मुकदमा है इसको 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए पीर को 1 बजे। तो आज के रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कौन से 3 सवाल पूछे हैं? उन्होंने यही सवाल पूछे हैं ना कि इसको दूसरे बेंच के सामने एक दफ़ा जुडिशल ऑर्डर आ जाए तो क्या उसको इंतज़ामी ऑर्डर से हटाया जा सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या कमेटी के जो ऑर्डर्स हैं या अहकामात हैं उनको हम सेटिसाइड कर सकते हैं, क्या पार्ट हेड मुकदमे को वापस लिया जा सकता है या नहीं। ये कोरम नॉन जुडिस है फिर नहीं। मतलब ये अजीब किस्म की मंतक यहाँ पर पेश की जा रही है और ये मंतक पेश करने वाले वो सारे सहाफ़ी हैं जो काजी फैज़ ईसा को, मैं अब क्या कहूँ कि अदालती वालिद कहते थे। और जब साकिब निसार के दौर में काजी फैज़ ईसा को, जिस मुकदमे का मैंने पहले भी हवाला दिया, जब उनको हटाया गया था तो ये बड़े इनकलाबी थे, सेम मुद्दा सेम नुक्ता, तब ये कुछ और कहते थे और आज ये कुछ और कहते हैं। मगर बहरहाल, और वसीम आज की समाअत में सलाउद्दीन अहमद का एक क्रेडिट बनता है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक चीज़ डिफाइन की और वो ये कि माजी में जो चीफ जस्टिस हुआ करता था आज वो 3 रुकनी जजेस कमेटी है। जी हाँ। और फिर उस 3 रुकनी जजेस कमेटी का उन्होंने वो उससे लिंक किया साकिब निसार वाले केस से कि अगर तब साकिब निसार बतौर चीफ जस्टिस अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे थे तो आज कमेटी करिए। बहरहाल अब सिचुएशन कुछ ये है कि इन 3 जजेस ने जो कि कल समाअत के लिए बैठे थे तौहीन अदालत का नोटिस किया, उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा और तमाम जजेस को सीसी किया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं उनको भी लिखा और कहा कि जिस तरह से मामलात सुप्रीम कोर्ट में चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से आधी समाअत हो जाने के बाद एक मुकदमे को उठा करके आपने वापस ले लिया, किसी और बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया, इससे ना सिर्फ अदलिया की आज़ादी पर जो है वो कदगन लगेगी बल्कि अवामी एतमाद भी अदलिया पर से उठ जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर पहले एक प्रेस रिलीज सामने आई जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास जो कि एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल ब्रांच में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जब भी कोई रजिस्ट्रार नहीं होता वो रजिस्ट्रार को अहदा संभालते हैं और काफ़ी खुशअस्लूबी से ये सारे काम कर रहे हैं क्योंकि जुडिशल ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ एक पूरी ब्रांच है, उसको हेड करना इज़ नॉट ईजी, मगर वो कर रहे थे एक अरसे से। और आज जब कोई और नुक्ता नहीं मिला तो वैसे मैं ये समझती हूँ कि केस की बुनियाद ख़त्म करने के लिए नज़र अब्बास साहब को वक्ती तौर पर कुर्बानी का बकरा बनाया गया है और हो सकता है बाद में उनको बहाल कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त जस्टिस याया खान अफरीदी जो कि खुद को बड़ा सादा लो दिखाते हैं, कुछ दिनों पहले आप लोगों को बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सब अच्छा है, कोई मेरे सारे जज आज़ाद हैं, कोई किसी ने पोजीशन नहीं ली हुई, ये नहीं बताया उन्होंने कि सब जज आज़ाद हैं, बस मैं कह दूं इस वजह से मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी दानिश लगाकर ये हल निकाला कि एडिशनल रजिस्ट्रार को हटा दिया जाए। एक तरफ कहा कि उनकी नेक नियति है और दूसरी तरफ कहा कि वो उनसे गलती हो गई, इस वजह से उनको हटाना पड़ा। प्रेस रिलीज में एग्जैक्टली क्या कहा गया वो सामने रख देखिए, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। प्रेस रिलीज में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को ओहदे से हटा रही है। एडिशनल रजिस्ट्रार की गलती की वजह से केस आईनी बेंच की बजाय रेगुलर बेंच में लगा। केस गलत बेंच में लगने की वजह से वसाइल और अदालती वक्त का ज़िया हुआ। असल में बताना चाहिए था कि केस रेगुलर बेंच में लगने की वजह से चीफ जस्टिस याया अफरीदी और आईनी बेंच को अपने ओहदों से बरतरफ होना पड़ सकता है, वैसे ये लिखना चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए था कि 26वीं तरमीम के बाद अब तक की जो एक्सरसाइज हो रही है वो आगे जाके फ्यूटाइल हो सकती है, वो भी ज़िया है। जी हाँ। फिर आगे मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात की स्क्रूटनी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है ताकि मुस्तकबिल में कोई मजीद ऐसा केस रेगुलर बेंच के सामने ना लग जाए। खबरदार अब कोई केस जस्टिस मंसूर अली शाह किसी और बेंच के सामने। ये भी कहा गया कि कस्टम एक्ट से मुतालिक दरखास्तें 27 जनवरी को आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होंगी और फिर आज की वो सारी इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो बताए गए कि कब क्या हुआ। और साथ ये भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले की जांच की हिदायत भी जारी कर दी गई है और फिर वो हिस्सा भी इस प्रेस रिलीज का हिस्सा बनाया गया है कि आज के रोज़ जब सलीम खान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे वो रेगुलर बेंच को बता रहे थे कि देखिए एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो नेक नियति से ये काम किया था, चूँकि कमेटी की हिदायत थी उन्होंने हिदायत पर अमल कर दिया। तो आज के रोज़
उस ग्रेड 21 के जो सरकारी मुलाजिम सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल है उसको चीफ जस्टिस या कमेटी के अहकामात की ऊपर अमल दरामद करने की वजह से ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। है। रीजनिंग यही बनती है वसीम, उसके अलावा कोई रीजनिंग समझ नहीं आ रही कि क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के ऑर्डर को कंप्लाई किया तो बजाय इसके कि कमेटी अपने कोर्स को करेक्ट करती, अपने हरकत को दुरुस्त करती और ये बताती कि जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल किए बगैर आपने वन साइडेड इस मामले को तय कर दिया, फिर फौरन आपने आईनी बेंच की कमेटी बुलाकर बिठा ली। इसमें तो वसीम आईनी बेंच की कमेटी के जो अरकान हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदोखिल वो भी शरीक जुर्म ही माने जाएंगे। वो उतने ही शरीक जुर्म है, देखिए वो उतने ही शरीक जुर्म है। मगर इस सारे मामले में मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप सब लोग चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कहते हैं कि वो बड़े बेअख्तियार चीफ जस्टिस हैं, आज भी उनके पास सबसे ज्यादा अख्तियार है। आप लोग अपनी तस्हीह कर लीजिए। अब सोचने की बात है ना कि वो मजबूर किस हाथों में है, क्या वो कर क्या रहे हैं, मजबूरी क्या है उनकी? तो बुनियादी एक ही चीज़ है कि 26वीं आईनी तरमीम जो कि ब्रूट मेजॉरिटी से इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बंदूक के ज़ोर पर की है, उसके जो अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान सिर्फ ये फर्दर डिस्ट्रिक्ट के दौरे करने, ये सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग के दौरे करने, ये सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी नलके का कोई पाइप लीक है उसको दुरुस्त करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपनी बंदूक को उसने सही से नहीं उठाया हुआ तो चीफ जस्टिस बाहर निकलेंगे, देखेंगे, कहेंगे अपनी ड्यूटी ठीक से करो, तो बिल्कुल नहीं ऐसा, आप लोग सब गलत हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मजबूरियां हैं, ये वो चीफ जस्टिस हैं जो खुफिया मुलाकातें करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, ये वो चीफ जस्टिस हैं कि जो किसी डील के नतीजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, और ये वो चीफ जस्टिस हैं जिनका जो सबसे बड़ा और अल्टीमेट टास्क था वो ये था कि आपको 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनाया तो जा रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, लेकिन आपने 26वीं आईनी तरमीम को प्रोटेक्ट करना है, और तब तक प्रोटेक्ट करना है जब तक हम कहेंगे। तो अभी 26वीं आईनी तरमीम के अल्टीमेट पर्पस जो है वो अचीव नहीं हुए, और जब तक अचीव नहीं होंगे आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो इतने ताकतवर होंगे कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम भी करेंगे, एक पार्ट हेड मुकदमा किसी भी वक्त बेंच से वापस भी ले लेंगे, जुडिशल आर्डर पर फोकियत देंगे इंतज़ामी अख्तियारात को, और ये वो चीफ जस्टिस हैं जो कि हाई कोर्ट के अख्तियारात के हवाले से बड़े वोकल थे, और इन्होंने 90 दिन में जो एक ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई थी पंजाब और केपी में इंतखाबात ना होने की सूरत में, तो उन्होंने 100 मोटर नोटिस में, जस्टिस बंदियाल के 100 मोटर नोटिस में सबसे बड़ा इतराज़ क्या उठाया था कि अभी ये मामला हाई कोर्ट के पास ज़ेर इल्तवा है, अगर आप हाई कोर्ट के पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात पे 100 मोटो लेते हैं तो आप हाई कोर्ट की पावर को करटेल कर रहे हैं। तो एक ऐसा चीफ जस्टिस जो अभी जज था और हाई कोर्ट की पावर को करटेल नहीं करने देता था, आज वो अपने बेंचेस की पावर को करटेल करने का दे रहा है, जिसका बरह रास्त मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर को करटेल कर रहा है और अदलिया की आज़ादी को करटेल कर रहा है। तो ये उसी खुफिया मुलाकात, उसी डील का नतीजा है, और जब तक अल्टीमेट पर्पस, सोल पर्पस 26वीं आईनी तरमीम का अचीव नहीं हो जाएगा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी हर सूरत कोशिश करेंगे कि उसको प्रोटेक्ट करें। अब देखना है कि कल जस्टिस मंसूर अली शाह जब इस मुकदमे की समाअत करेंगे तो क्या होगा। अब तक यही समझ आती है कि जल्दबाजी में एक एडिशनल रजिस्ट्रार की कुर्बानी तो दी गई और कोशिश की गई कि मुकदमे की बुनियाद ख़त्म की जाए, लेकिन मुकदमे में उठाए गए सवालात अपनी जगह कायम हैं। मुझे और वसीम मलिक को फिल वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।